अगर यूपी के सदन में हमारा आदमी होता तो यूपी के सदन में मुख्यमंत्री को नहीं बोलने देता। सड़कों के आंदोलन से हम सिर्फ न्याय दिला सकते हैं, न्याय के लिए लड़ सकते हैं। जहां पे न्याय अत्याचार वहां भीम आर्मी, जहां पे हक अधिकार की लड़ाई वहां पे भीम आर्मी है। कि जो अधिकारी कर्मचारी वंचित वर्ग के लोगों पर न्याय अत्याचार करेगा, मदद करेगा अपराधियों की, उस पर सेक्शन 4 का मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेजने का काम करें। तो साथियों, मैं पहला जो मामला है प्रयागराज का, प्रयागराज के मामले में गया और लगभग इस मामले को 20 दिन से ज्यादा हो गए। मुझे एहसास था कि सरकार ने कुछ ठोस कार्रवाई कराई होगी, सरकार ने, पुलिस के लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने कुछ ठोस किया होगा, आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया होगा, पीड़ित परिवार को विश्वास दिलाया गया होगा कि जो कानून है वो आपके साथ है, जो पुलिस और प्रशासन सरकार है वो आपके साथ है। और इसकी वास्तविक स्थिति वहीं जाके पता लग रही थी। तो मैंने तय किया कि भाई पहले प्रशासन पुलिस को काम करने का मौका दे दे, फिर वहां चले, फिर जाके देखने का, जानने का प्रयास करें कि वास्तविकता क्या है। और जब मैं वहां गया तो मुझे वास्तविकता का ज्ञान, कि वास्तविकता क्या है। मैं उन परिवारों से मिला। जब मैं गया तो वो परिवार में जो बहन वहां मौजूद थी, जिस परिवार की हत्या हुई, उनमें से 2 दूसरे भाई, उनकी पत्नी, वो जाते ही मेरे पैरों में लिपट गई। बड़ा कठिन सा पल था मेरे लिए कि हम हमेशा बहनों के सम्मान की रक्षा सुरक्षा की बात करते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, लेकिन एक आज उम्र में हमसे बड़ी बहन हमारे पैरों में पड़ी थी। बड़ी हिम्मत करके हमने उनको हटाया कि नहीं, आप पैर छोड़ दीजिए, ऐसा मत कीजिए। वो मेरे हिसाब से वो किसी व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद के पैरों की तरफ नहीं पड़ी थी, वो उस विश्वास की तरफ, पैरों की तरफ झुकी थी जो अपने से कम छोटी उम्र में है, लेकिन उस विश्वास की तरफ वो झुकी थी जो विश्वास पिछले 6-7 सालों में भी आर्मी के साथियों ने बनाया। जहां पे न्याय अत्याचार वहां भीम आर्मी, जहां पे हक अधिकार की लड़ाई वहां पे भीम आर्मी। वो जो पहचान आप लोगों ने बनाई, उस विश्वास के सामने वो बहन, हमसे उम्र में बड़ी बहन, वो नतमस्तक हुई। वो इस उम्मीद के आगे नतमस्तक हुई कि ये जो शख्स, ये जो व्यक्ति यहां पहुंचा, ये हमारे अधिकारों के लिए लड़ने वाला व्यक्ति है और ये, इसके आने से हमें न्याय मिलेगा। अब समझिए कि कई घटना हुई है, पुलिस का काम है कि भाई वो मुकदमा दर्ज करे, पीड़ित परिवार को सुन के आरोपियों को गिरफ्तार करे, लेकिन कमाल की बात मुझे वहां जाने के बाद पता लगी कि 2 साल से ज्यादा के समय में लोग कहते हैं एसएस चेक का दुरुपयोग हो रहा है। सच तो यह है कि जुडिशरी में जिस तरह की खामियां हैं, अपराधियों को जिस तरह से सत्ता का संरक्षण और जुडिशरी का संरक्षण है, उसके कारण 4% के मुकदमों में कन्वेक्शन होता है। सजा की जो प्रक्रिया है 4% मुकदमे में होती है, बाकी मुकदमे तो ऐसे ही। तो पहली घटना 7/9/2019 को हुई और 2 साल बाद अभी जानकारी ये हुई। ये घटना 5 तारीख को हुई, 7 तारीख को एफआईआर हुई और 27 नवंबर 2021 को इसमें चार्जशीट लगी। 7/9/2019 से 27 नवंबर 2021, बड़ा मजाकिया है।
कौन से एक्ट का दुरुपयोग हो रहा आप देख लीजिए। दूसरी घटना 2020 में हुई 14 सितंबर को, जिसमें मेडिकल हुए, कई लोगों की पिटाई हुई। और घटना कारण क्या था कि जो पहली घटना हुई थी, आरोपी चाहते थे कि ये लोग दबाव में फैसला कर लें, इस वजह से उन्होंने दूसरी घटना कारित की, दबाव बनाया, गेट तोड़ दिए और मारपीट की, जिसमें महिलाओं को भी चोट लगी, पुरुषों को भी चोट लगी, मेडिकल हुए। मैं एक घटना को अगर पहली बार में ही सही कार्रवाई थी तो दूसरी घटना कारित नहीं होती। फिर तीसरी घटना हुई 21 सितंबर 2021 को। इसमें एफआईआर हुई 9 दिन बाद, 29/9/2021 को। ये तीसरी घटना है। लेकिन इस घटना के बाद 29 तारीख को ही पीड़ित परिवार पे भी एक झूठा मुकदमा पुलिस के सहयोग से, सरकार के सहयोग से कर दिया गया। और ये कहा गया कि अगर जो पिटे उन्हीं के खिलाफ मुकदमा, ये है न्याय चरित्र, ये है सरकार चरित्र, ये है सत्ता का दुरुपयोग, ये है सबका साथ सबका विकास। चौथी घटना जो 25/11/2021 को हुई, और ये घटना बड़ी डरावनी है। एक हफ्ते पहले आरोपी लोग ये कहते हैं क्या तो फैसला कर लो उन मुकदमों में, वरना 1 बीघा जमीन बेच के तुम्हें उजाड़ देंगे। और फिर ये घटना होती, बच्ची के पिता, उनका भाई 10 साल का, उनकी मां और खुद बच्ची, चारों लोगों की हत्या कर दी जाती है। तो मां और बेटी के साथ रेप हुआ है। 2-3 दिन तक तो यही नहीं पता था कि घटना हुई या नहीं हुई है, क्योंकि वो लोग पिछले रास्ते आए और इस घटना को अंजाम देके चले गए। उनके भाई को किसी दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि भाई आपके परिवार के आपके भाई नहीं दिखाई दे रहे कई दिन से। तो वो जब घर देखने आए तब उनको पता लगा, लाशें सड़ चुकी थी। चार दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, आप समझिए कि लाशें सड़ने में कितना समय लगता है। एक बच्ची जो तैयारी कर रही थी, जिसके सपने थे, कुचल दिए गए। उसका भाई 10 साल का, उसकी मां, उनके पिताजी, उनके जीवन का अधिकार छीन लिया गया। 2-3 साल से वो लोग न्याय के लिए लड़ रहे थे। 2019 से न्याय नहीं मिला। परिवार की और महिलाओं के साथ में मारपीट हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कहा जाता है कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता है। फिर बहुत जरूरी बात, पुलिस ने कार्रवाई के तौर पे किया क्या, गांव के एक उन्हीं की जाति के व्यक्ति को उठाकर भेज दिया जेल। 2 और अन्य लोगों को भेजा। और सच्चाई ये है, जो बताया गया है, कि वो 2 लोग तो उस दिन जिस दिन भेजा गया वो गुड़गांव में जॉब पे थे। अब पुलिस कोई कार्रवाई करे तो बोले कौन, किसका बुरा समय है जो पुलिस के खिलाफ बोले, क्योंकि पुलिस पे तो सारे अधिकार है। पुलिस उसको उठा के जेल में, दरोगा जी कहें कि अभी भेजने दें। हम तो लंबे समय से देखते आ रहे हैं कि निर्दोष जेल चले जाते हैं, आरोपी खुलेआम घूमते हैं। अभी तक पिछले इस मुकदमे में जितने लोगों पे FIR हुई, मैं बता देता हूं आप लोगों को। इस वाले मुकदमे में जिसमें 4 लोगों की हत्या हुई, पुलिस परिवार ने बताया, नाम बताए, और घटना में 11 लोग शामिल होने का शक जाहिर किया। 11 लोगों पे FIR हुई। 11 में से एक भी व्यक्ति को जेल नहीं भेजा गया। एक व्यक्ति को जेल भेजा गया, वो पुराने मुकदमे में, जो पिछला मुकदमा है, जिसको 2 साल पहले का जो मुकदमा है, उसमें एक व्यक्ति को जेल भेजा गया।
बाकी इसमें 11 लोग हैं, कोई पूछताछ नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। 4 लोगों की जान गई, 4 पशुओं की जान जाती तो शायद हल्ला मच जाता। कहां से मिलेगा न्याय? मैंने परिवार को विश्वास दिलाया कि पुलिस और सरकार मिलकर अगर आरोपियों को बचाने का काम करेगी तो भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और खुद चंद्रशेखर आजाद आपके साथ आके प्रयागराज में धरने पे बैठूंगा। लेकिन जो विश्वास आपको है उसको हम लोग टूटने नहीं देंगे। सोच के दिल दहल जाता है, 4 लोगों की हत्या होती, ना कोई मीडिया में शोर है, ना कोई कैंडल मार्च हो रहा है, ना महिला आयोग जागी, ना मानव अधिकार आयोग जागा, ना ही किसी नेता को तकलीफ हुई। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जब मैं वहां जा रहा था, मैं 4 दिन लखनऊ रहा कि उस घटना पर जाऊंगा, तो उस परिवार को यह कहा गया कि उनको मत आने देना, हम कर रहे हैं मदद वहां के नेताओं द्वारा। पुलिस और प्रशासन के लोगों ने सोचा कि कुछ दिनों बाद क्या होगा, घटना अभी ताजी है तो थोड़ा विरोध होगा, घटना ठंडी हो जाएगी, फिर कुछ होगा नहीं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम लोग इस काम को कर क्यों रहे हैं। हम लोग इस काम को इसलिए नहीं कर रहे हैं कि घटना ताजी है, घटना पुरानी हो गई है। हम इन घटनाओं को रोक देना चाहते हैं। ये घटनाएं जड़ से खत्म होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, कोई जाति धर्म के लोगों, समाज के किसी के साथ, किसी भी बहन बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। फिर मैं वहां के जिलाधिकारी से मिला, मैंने उनको भी बात की, जो SC/ST एक्ट और तमाम तरह के प्रोविजन है और जो राइट्स है उनके पास। जैसे उनका मकान कच्चा है, मुझे खुद अधिकारी ये कहें कि वो कैसे रहते हैं हमें नहीं पता, छोटा सा मकान, वो भी कच्चा। 71 साल के लोकतंत्र में आज भी कच्चा मकान देखिए ना। मैंने उनसे कहा कि जो योजनाएं इनके लाभ उनको मिलने चाहिए, उन बच्चों की पढ़ाई हो, ये हमारी मांग थी। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वो कराएंगे जब तक वो पढ़ना चाहे। आप राजनीतिक कारणों से भीम आर्मी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन ये एक सच है कि भीम आर्मी ने युवाओं को, जो युवा रोजगार या तमाम तरह की चीजों में, रोजगार तो है ही नहीं, जो युवा सिर्फ खाली रोड पे खड़े होके, गली में खड़े होके झुंड बना के या छोटे मोटे खेल वेल में अपना जिंदगी खराब करता था, आज वो युवा मिशन में आ रहा है कि मैं जातियां नहीं ढूंढता हूँ, ना महिलाओं में, ना दलितों में, ना पिछड़ों में, ना आदिवासियों में, और ना कहीं। ये मैंने आज दलित शोषण की 2 घटनाओं पे बात रखी, अपना दर्द आपको बताया कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। सड़कों के आंदोलन से हम सिर्फ न्याय दिला सकते हैं, न्याय के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन सत्ता प्राप्त करके हम न्याय दे सकते हैं। फैसला आपको करना है। अगर आज सदन में हमारा मेंबर होता तो उत्तराखंड का सदन नहीं चलता। पहले जवाब देना होता कि उसको क्यों मारा और सरकार उसके लिए क्या कर रही। अगर यूपी के सदन में हमारा आदमी होता तो यूपी के सदन में मुख्यमंत्री को नहीं बोलने देता। यूपी के मुख्यमंत्री जवाब मांगता कि उन 4 लोगों की हत्याओं को बता, और उसके बाद आजमगढ़ में जो 2 दलित लोगों की हत्या हुई उन पे क्या हुआ, उन पे सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही, पुलिस क्यों गुंडों को बचा रही है, उस पर जवाब दो। कि जो अधिकारी कर्मचारी वंचित वर्ग के लोगों पर अन्याय अत्याचार करेगा, मदद करेगा अपराधियों की, उस पर सेक्शन 4 का मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेजने का काम करें। और सिर्फ जेल नहीं भेजेंगे, NSA लगाएंगे उसके ऊपर कि उसको पता लगे कि अपराधियों का संरक्षण करना, उनकी मदद करने की सजा क्या होती, और फिर उसको सजा दिलाएंगे कोर्ट से। न्याय करने का काम करेंगे। मैं निर्दोष होते हुए 16 महीने जेल में रहा, जब बेल मिली तो NSA लगी। जो सरकार ने मुझे सिखाया है ना, और वो मैं सीख गया हूं, और मैं अब अपने लोगों को साथ लेके सरकार बना के ये करके दिखाऊंगा कि कोई किसी गरीब को सताने से पहले 1000 बार सोचे। मैं ताकत का मिसयूज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं किसी गरीब को टूटते बिखरते मरते भी नहीं देख सकता, किसी बहन बेटी के साथ अपमान भी होते नहीं देख सकता हूं। मैं सब जगह नहीं पहुंच पाता, लोगों को उम्मीद रहती कि भैया सब जगह जाए, लेकिन मेरे लिए चुनाव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के दुख दर्द में खड़ा होना जिन लोगों को मुझसे उम्मीद। बस मैं चाहता हूं कि अब आप इस भरोसे को आगे बढ़ाते तो वो मेंबर भी चुने जो आपके हितों की रक्षा के लिए विधानसभा और लोकसभा में बोले। अब आपके पास समय आएगा।
आपको चुनना होगा, एक तरफ पैसे वाले लोग होंगे, एक तरफ पावर वाले लोग होंगे, एक तरफ ताकतवर लोग होंगे, एक तरफ वो व्यक्ति जिसको हम निर्धारित करके भेजेंगे कि आपको आवाज उठाना, आपको लड़ना। आपको ये तय करना होगा कि आपको ना बिकने वाला बन के अपने हितों की रक्षा करनी है, इस आंदोलन को आगे बढ़ाना, या 200, 400, 1000, 2000, 5000 शराब, कपड़े पे या की सुविधा पे अपने वोट को बेच देना है। बिके हुए लोग कभी शासक नहीं होते। मैं तकलीफ में हूं क्योंकि मैंने अपनों को खोया है और वंचित वर्ग का हर व्यक्ति मेरा अपना है, लेकिन मैं इस लड़ाई को हारने वाला नहीं हूं, क्योंकि हारता व्यक्ति खुद से है। हम इसे जीतेंगे, हमारे हौसले बड़े बुलंद हैं, और फिर हम पे टीम, हम पे एक से एक नौजवान, वो नौजवान जो इस आंदोलन में अपने कैरियर को छोड़ के आए। हम पैसे वाले हो सकते हैं, लेकिन गुलाम बन के अगर पैसा ही रखना है तो क्या, उस पैसे का करना क्या है? गुलाम गुलाम होता है। लड़ाई गुलाम की नहीं है, लड़ाई है सेवक से शासक बनने की। बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब का अधूरा सपना है, कौन पूरा करेगा? वो जो लोग जो सुविधाओं की राजनीति कर रहे हैं, वो लोग जो जिनको बाबा साहब अम्बेडकर और अपने महापुरुषों की वजह से कुछ मिला है। आज हम पे जो कुछ है वो बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे संतों गुरु महापुरुषों की देन। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद, आपने कीमती समय निकाल के मुझे सुना। मैं साथियों से एक अपील और करता हूँ, अगर शासन बनाना है तो अनुशासन लाना होगा। जो व्यक्ति अनुशासित नहीं है वो शासन नहीं कर सकता। एक शासक की एक वो एटीट्यूड दिखना चाहिए। वो तब आएगा जब इस दिन आपके मन में ये सपना आ जाएगा कि आप शासक बनना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था ना, जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि हमें इस देश का शासक बनना है। मैं आपसे कह रहा हूँ, अपनी घर की दीवारों पे, अपनी किताबों पे, अपनी घड़ी पे, अपने फोन पे, उसके वॉलपेपर पे लिखे, जहां उठते बैठते सोते हैं, और अपना सपना लिखिए। आप जिस भी सपने को देखते हैं, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो राजनीति का, कुछ भी, या परिवर्तन का हो, और फिर उसके लिए देखिए कितने आइडिया आपके पास आते हैं। और फिर आपके सपोर्ट के लिए पूरी टीम है, संगठन है। मैं आज खुले मन से और इस भीम आर्मी फेसबुक लाइव के माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूँ देश की सभी बहनों को कि आपके आंसुओं को से संकल्प है मुझे, एक एक खून का कतरा नुछावर कर दूंगा अपनी बहनों के सम्मान के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक आपको इस अपमान की जिंदगी में रहने के लिए मजबूर नहीं होने दूंगा। हम सब लोग मिलके इस गुलामी की बेड़ियों को काट देंगे। जो आज तक आपने सीखा सहा, वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। एक मजबूत भारत, अखंड भारत, शक्तिशाली भारत तब बनेगा जब हम जातियों में बटे हुए लोग जातियां छोड़ के जुड़ने का काम करेंगे। अभी तो हम अंदर से शासक लोगों ने इस तरह तोड़े गए जाति धर्मों मजहबों में कि हम एकजुट ही नहीं। जब हम अंदर से एक नहीं तो लड़ेंगे कैसे? तो पहले जातियों का ये चोला उतार के बहुजन बनिए, तब जाके लड़ाई जीती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। कल अपने फेसबुक वॉल के माध्यम से या ट्विटर के माध्यम से जानकारी दूंगा। 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चों का आंदोलन चल रहा है, भूख हड़ताल बैठे, किसी बहन की जान ना चली जाए, किसी को और को नुकसान ना हो जाए, साथी को। ये जिम्मेदारी तो सरकार की, लेकिन उनके आंदोलन में शामिल होने के लिए भी जल जाऊंगा, और मुझे भूख हड़ताल में बैठना पड़ा तो मैं बैठूंगा उनके सहयोग में। और एसएससी जीडी वाले बच्चों का भी 21 तारीख को धरना है, कल मैं फाइनलेशन कर दूंगा। कल 21 तारीख को हम लोग संसद का घेराव करेंगे दिल्ली में। युवा परेशान है, महंगाई की मार है, चारों तरफ शोषण, अन्याय, अत्याचार, जुल्म जाती है, अधिकारी कर्मचारी पर सब परेशान है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग खुश हैं। प्रमाण है आपके पास, अजय कुमार टहनी। ये सत्ता की ताकत है कि एसआईटी की रिपोर्ट, जो उन्हीं की सरकार की एसआईटी है, उनकी रिपोर्ट आई कि ये इंटेंशनली हुआ था, ये सोच समझ के किया गया, साजिश के थ्रू किया गया था। लेकिन आप समझिए, मुख्यमंत्री जी कोई फर्क थोड़ा ही है।
उनको लगता है कि किसान थोड़ा ही मरे थे, जानवर मरे थे, इनकी हैसियत इतनी, इनकी औकात इतनी। धन्यवाद। ये लड़ाई जीतेंगे और जीत के रहेंगे। जब तक जीतेंगे तब तक चैन से सोएंगे नहीं। बहुत जल्द गांव गांव निकल के चुनाव खत्म हो जाएगा 2022 में। तो आप चाहता हूं कि आप शक्ति दें और मुझे अवसर दें। जिन चीजों को आप बताते हैं ना कि 4 बार उन्होंने ये किया, उनके राज में इतना हुआ, तो मुझे अभी आपने एक विधायक बनने की ताकत भी नहीं दी है। एक बार मुझे मौका दीजिए, अवसर दीजिए आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी को, फिर देखिए, फिर कराइएगा कंपैरिजन कि किसने कितना काम किया। अभी तक जो किया वो मैंने संगठन के दम पे किया, आप सब साथियों की मेहनत से किया। जिस दिन मुझे सरकार बनाने का और चलाने का अवसर मिलेगा, उसके बाद मुझे बताइएगा, एक बार मौका देने के बाद, कि कौन कितना काम करता है। मैं इलाज नहीं करूंगा, जड़ों से खत्म करूंगा परेशानियों को। अधिकार और सुरक्षा, स्वाभिमान सम्मान की रक्षा हमारा प्रथम दायित्व है। जय भीम, जय भारत, जय भीम आर्मी, जय आजाद समाज पार्टी। और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता को धन्यवाद, नीला सलाम, ये गरीब के बेटे को इतनी ताकत देने के लिए। आपके विश्वास को कमजोर नहीं पड़ने देंगे, बस हौसला बनाए रखिए। ताकतों, तानाशाह और ताकतों के आगे ताकतवर लोग झुकेगा मत, स्वाभिमानी लोग झुकते नहीं। लड़ाई चलेगी और लंबे समय तक चलेगी। ये आंदोलन है परिवर्तन का, इतनी जल्दी नहीं सुधरेगा। सुधरता है तो बहुत जल्दी सुधर जाता है। इसको सुधारने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी को तैयार करना पड़ेगा। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।